बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं वो इंतहाई अहम। एक तो आज शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया गया था, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तब्दीली आ रही है तेज़ी से और हालात मज़ीद गंभीर तर होते जा रहे हैं और इसराइल की नई पॉलिसियाँ कुछ सामने आई हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल पर और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी का अहवाल आपके साथ शेयर किया जाएगा। गज़ा की जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इसराइली हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई है और अब इसराइल ने गज़ा की पट्टी से निकल कर हमसाया ममालिक में भी हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी हमले जारी हैं और उधर हौसियों ने भी बाकायदा जो है वो हमले का ऐलान भी किया है और उनके जो जहाज़ वहाँ से गुज़र रहे हैं बाबुल मंदब से उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। एक गुज़िश्ता रोज़ की जो इतलात हैं वो ये कि पाकिस्तान आने वाले एक अमरीकी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया और इस हवाले से जो हौसियों का ऐलान है वो वाज़ेह और दो टोक है कि हम इसराइली और अमरीकी मफादात को निशाना बनाएंगे और उस हवाले से किसी किस्म की रू रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीकी जो इत्तेहाद बनाया गया है इस हवाले से बहरा अहमद के लिए कि वहाँ पे जो हौसियों के हमलों को रोकने के लिए एक डिफेंस लाइन बनाई जाएगी, उसमें सऊदी अरब ने शमूलियत से इनकार किया है। अमरीकी बार बार सऊदी अरब से रब्ता कर रहे हैं और सऊदी अरब को आमादा कर रहे हैं कि सऊदी अरब भी इस इत्तेहाद में शामिल हो, लेकिन एक तो सऊदी अरब ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और दूसरा सऊदी अरब ने ये भी रोक दिया है कि उनकी जो समुद्री हदूद है वो भी इस्तेमाल न की जाए। यानी अमरीकी इत्तेहाद जो है वो वहाँ सऊदी समुद्री हदूद में भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हौसियों के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से भी अमेरिका को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका काफ़ी परेशान है और ये गैर मुतवक्के एक पोजीशन है सऊदी अरब की। अमेरिका को ये तवक्को नहीं थी कि सऊदी अरब इस तरह इनकार कर देगा, लेकिन सऊदी अरब ने बहरहाल इसमें अपनी दिखाई अज़मत दिखाई और ये काबिल सताइश इकदाम है सऊदी अरब की जानिब से कि सऊदी अरब ने न सिर्फ उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया बल्कि अपनी समुद्री हदूद देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है वो अमेरिका मुसलसल रब्ते तो कर रहा है और अमरीकी हुकाम ये समझ रहे हैं कि शायद वो सऊदी अरब को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये इन्हें कहाँ तक कामयाबी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। उधर हमास और इसराइल तनाज़ा जो है वो रेड लाइन अबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जो जंग है हमास और इसराइल की, ये बड़ी किसी जंग का पेश खैमा हो सकती है और ये सलीबी जंग की तरफ जा सकते हैं हालात, क्योंकि मौजूदा जो तनाजुर है उसमें अमेरिका ने इसराइल को ये हिदायत जारी की हैं, बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जो बाइडन से भी बात हुई है और उधर बरतानिया में भी उनका रब्ता हुआ है ऋषि सुनक से और इन दोनों हुकाम से बात के बाद अब ये तय पाया है, यानी इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के सरबराहों का एक मुश्तरका वो हुआ है रब्ता और इस रब्ते में ये तय पाया है कि अब इस जंग को जो है वो सरहदों से बाहर ले जाया जाना चाहिए। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है ईरानी कमांडर को निशाना बनाया गया है और ये इसी सिलसिले की कड़ी था और अब मज़ीद वो इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जिनमें ईरान, इराक़, शाम और लुबनान और इवन यमन, तो यहाँ तक भी ये हमले बढ़ सकते हैं इसराइल की जानिब से और इस हवाले से नई पॉलिसी और नई हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब इसराइल जो है वो खामोश नहीं बैठेगा बल्कि इसराइल दो रियासती हल को भी अब तस्लीम नहीं करेगा और वो अपने इस दावे से दस्तबरदार हो चुका है। इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि अब दो रियासती हल की बात नहीं होगी बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ इसराइल होगा और फ़लस्तीन का मुकम्मल ख़ात्मा होगा, ये कहना है नेतन्याहू का। और उनका ये भी कहना है कि अब हम सिर्फ एक मुल्क रखेंगे और वो इसराइल होगा। अब फ़लस्तीन जो है उसका मुकम्मल सफाया कर देंगे नक्शे से। ये जो गज़ा की पट्टी थी या जो इलाके इस वक्त फ़लस्तीन कहलाते थे, अब वो इलाके भी इसराइल अपने ज़ेर कंट्रोल ले लेगा और फ़लस्तीन का मुकम्मल ख़ात्मा करने के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत
एक नए हदूद अरबे के साथ मंजर आम पर आएगी और वो इसराइल होगी। अब नेतन्याहू को इसमें कहाँ तक कामयाबी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि इस जंग में जो मिस्र की मुनाफ़कत सामने आई है और हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हिजबुल्लाह के हाथ लगी हैं जिनके मुताबिक मिस्र जो है वो फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घूम रहा था और इसराइल के लिए वो इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसराइल के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था। ये रिपोर्ट्स मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने ये रिपोर्ट्स अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ शेयर की हैं और जिसमें मैंने अपने गुज़श्ता ब्लॉग में भी आज किया था कि ट्रिपल एच इस वक्त जो है वो अमेरिका के साथ बरसर पैकार है इसराइल के साथ, और ट्रिपल एच हिजबुल्लाह, हमास और हौसी ये तीन हैं। और ये ट्रिपल एच जो है अब हिजबुल्लाह ने ये जो रिपोर्ट्स मिली हैं मिस्र के हवाले से और इसमें इसराइल की हिमायत की जा रही थी, ये रिपोर्ट्स हिजबुल्लाह ने शेयर की हैं और इस हवाले से मिस्र का जो मुनाफिकाना किरदार है उसको बेनकाब किया है। और मज़ीद इस हवाले से अब हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि मिस्र के साथ कौन सा रवैया रखना है, कैसा रवैया रखना है और क्या उनके बतौर मुसलमान मुल्क उनके साथ ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, क्योंकि मिस्र जो है वो सालसी की आड़ में फ़लस्तीनियों के लिए नुकसान का बायस बन रहा था और इसराइल के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था। और इस हवाले से इसराइली फ़ौज को मिस्र की जानिब से भी हमास और गज़ा के ठिकानों पर आने की वो एक मुआवनत मिली है और ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनमें हम मिस्र की जानिब से इमदाद के नाम पर जो ट्रक भिजवाए गए थे उनमें इसराइली फ़ौजियों को भर कर लाया गया था और उन्होंने आकर ज़मीनी हमले किए। तो इस हवाले से हिजबुल्लाह के पास ये जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक है और इसमें मिस्र का किरदार इंतहाई मुनाफिकाना और शर्मनाक है। दूसरी जानिब ईरान और भारत के दरमियान कुछ राब्ते हुए हैं और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ईरान ने भारत को इस हवाले से एतमाद में लिया है और भारत ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। अब यूँ अमेरिका जो भारत से काम लेना चाह रहा था उसमें उसे नाकामी हुई है और भारत ने ईरान को ये यकीन दहानी कराई है कि वो अमेरिका की निस्बत ईरान को ज़्यादा तरजीह देंगे। अब देखना ये है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ डामाडोल हैं, लेकिन भारत एक अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहा है। ठीक है, हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन जो बात वो अच्छी करेंगे हम उनकी तारीफ़ करेंगे और जो उनकी बात गलत होगी उसको गलत ही कहेंगे। भारत ने इस हवाले से जो बात की है वो ये की है कि भारत ने जो बाइडन और दीगर इंतज़ामिया को ये कहा है कि वो ख़ित्ते में अमन चाहते हैं और उनके हमसाया ममालिक जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो वो हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और ईरान और अमेरिका में अगर उसने उन्हें चॉइस करना पड़ी तो वो ईरान को तरजीह देंगे। और इस हवाले से उन्होंने मोदी ने ईरानी क़यादत को ये यकीन दहानी करवाई है कि भारत उनके साथ खड़ा है और उनके इस मामले में उनकी हिमायत करेगा। दूसरी जानिब एक भारत का मनफी किरदार भी है कि वो इसराइलियों को भी यहाँ पे वो तरबियत भी दे रहे हैं और इसराइल की मोसाद और भारत की राव ये मिलकर कुछ काम भी कर रहे हैं। तो भारत एक तरफ से इसराइल के साथ भी है और दूसरी तरफ से ईरान के साथ भी है। अब देखना ये है कि इसमें उसका वाज़ेह किरदार क्या होता है। अमेरिका को तो भारत ने जवाब दे दिया है, लेकिन जो इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात हैं और अब इसराइल के इधर सफारत खाने में जो भारत में धमाका भी हुआ था गुज़श्ता रोज़, तो उस हवाले से वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की गई है और नेतन्याहू ने भारत की वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा भी है कि वो अपने मामला सेट करें और बेहतरी लाएँ कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। तो इस पर भारत जो है हो सकता है कि उसके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो जाए, क्योंकि भारत हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता आया है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो ईरान, इराक़, शाम, लुबनान और इराक़ को अब जो निशाना बनाने का फ़ैसला किया है इसराइल ने, इससे वो मेरी पहली वाली बात कि सलीबी जंग की तरफ ये हालात जा रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये हालात जो है ये वाकई सलीबी जंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसराइल अगर ईरान, शाम, लुबनान और इराक़ को निशाना बनाता है तो फिर इन ममालिक की तरफ से जब रद्द-ए-अमल आएगा तो वो इसराइल के लिए नुकसानदेह होगा। इसराइल की टेक्नोलॉजी इस वक्त तक फेल हो चुकी है हिजबुल्लाह और यमनियों के सामने, क्योंकि हौसियों ने जो हमले किए हैं वो रोकने में नाकाम रहा है इसराइल। और अभी तक अमेरिका, इसराइल और बरतानिया मिलकर भी हौसियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, जबकि हौसियों ने इनके बहुत से जहाज़ों को निशाना बनाया है, हमले किए हैं और कई जहाज़ कब्ज़े में भी ले लिए हैं। तो इस हवाले से ये सूरत हाल है वो किसी और जंग की तरफ जा रही है।
और यही जंग सलीबी जंग हो सकती है, और ये चीज़ें बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि इसराइल की जानिब से ये जो नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, इस पर नेतन्याहू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द इस पर अमल करेंगे और इसमें कोई मामले को लटकाया नहीं जाएगा। दूसरा मौजू हमारा शाह महमूद कुरैशी का था। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ जेल से रिहा होते ही पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो शाह महमूद कुरैशी को आज हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया। एक शर्मनाक बात है कि आपका वज़ीर ख़ारजा रहा है, अहम ओहदों पर उसने पाकिस्तान की खिदमत की है, और आज उसको आप उसकी खिदमत का ये सिला दे रहे हैं कि उसको हथकड़ियाँ लगाकर आप अदालत में पेश कर रहे हैं। जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अपने हाथ उठाकर जज साहब को ये दिखाया कि ये मामला आप देखें कि किस तरह उन्हें हथकड़ियाँ लगा के यहाँ पर पेश किया गया है, और एक वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और बाकी अहम ओहदों पर काम करने वाले शख्स का ये हाल है, जिस पर अदालत के फाजिल जज ने, जो मजिस्ट्रेट थे जिनकी अदालत में पेश किया गया, उन्होंने फ़ौरन हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस के उस SHO पर भी बाकायदा नाम लेकर कहा कि SHO इशफाक ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है, उन्हें ठोकरें, पाँव से ठोकरें मारी गई हैं, उन्हें पंच मारे गए हैं सीने पर, और उनके सीने में तकलीफ़ हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, बल्कि एक डॉक्टर को लाया गया जिसके पास सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन थी, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था, और वो ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद वापस चला गया। तो उन्होंने कहा कि सारी रात मुझे ठंडी जगह पर रखा गया, सारी रात जगाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया SHO इशफाक ने, और इस तरह का उन्होंने कहा गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। और उन पर जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो कहा गया कि 3 MPO के साथ गिरफ़्तार किया जा रहा है, और गिरफ़्तार करने के बाद सुबह जब उन्हें अदालत में पेश किया गया आज, तो उन्हें कहा गया कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे उसमें इन्हें गिरफ़्तार किया गया है। उस पर उसने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने, कि आप कुरान लेकर आएँ, मैं इधर अदालत में कुरान पर हाथ रख कर अपनी बेगुनाही साबित करता हूँ कि 9 मई को तो मैं रावलपिंडी में था ही नहीं, और ये रावलपिंडी में मेरे ख़िलाफ़ केस बना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मेरी अहलिया कराची में आगा खान अस्पताल में अदालत के बायस एडमिट थी, और वो उस वक्त उनके पास थे, और हैरत है कि मैं कराची में मौजूद था अपनी अहलिया के पास हॉस्पिटल में, और मेरे ख़िलाफ़ रावलपिंडी में केस बना दिया गया कि मैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हूँ। तो ये एक शर्मनाक पॉलिसी है इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि एक बंदा, उसको अदालत से, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने उनकी रिहाई के आर्डर दिए हैं, और हैरत है कि ये इदारे, जो पुलिस बिलखसूस इस मामले में बड़ी आलाकार बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पसे पुश्त डालते हुए उन्हें एक बेबुनियाद केस में, यानी 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया जाता है, और फिर जब उन्हें पता चलता है कि ये 3 MPO के तहत तो सुबह इनकी ज़मानत हो जानी है, तो उस हवाले से फिर 9 मई के वाक़यात में उन्हें मुलव्वस करने की भूंडी हरकत की गई है। और हैरत है कि वो बंदा जो वहाँ मौजूद ही नहीं है उसके ख़िलाफ़, यानी ये केस इतनी उजलत में बनाए जा रहे हैं कि खुद इन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सा केस किस बंदे पर डालना है। पहले आप ये तो देखो कि वो बंदा है सही यहाँ पर, वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो रावलपिंडी में है ही नहीं, और आप रावलपिंडी में उसकी मौजूदगी डालकर उसके खिलाफ केस बना रहे हैं। तो जाहिर है अदालत ने तो आपके मुंह पे मारना है ये केस, कि ये कैसा केस बनाया है कि एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, आगा खान हॉस्पिटल में मौजूद है, और आपने उसके खिलाफ रावलपिंडी में केस बना दिया कि वो यहाँ तोड़ फोड़ में मुलव्वस है। तो इदारों को और पुलिस को इस हवाले से शर्म का मुजाहरा करना चाहिए। ये झूठे और बेबुनियाद जो मुकदमात हैं, इनकी कोई बुकत नहीं होती। अगर कोई बंदा बेगुनाह है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो आप सियासी इंतकामी कार्रवाई में उसे ऐसे ना लपेटें। ये बहुत ख़तरनाक नतायज इसके हो सकते हैं। ये आने वाले वक्त में ये चीज़ें बड़ी खौफनाक होंगी और इनके नतायज बड़े भयानक निकलेंगे, और ये बदअमनी की जानिब पेश खैमा साबित हो सकते हैं इक़दाम। इस हवाले से पुलिस और इदारों को बिलखसूस सोचना चाहिए, और अदलिया को भी अपने वक़ार को बरकरार रखना चाहिए, और ऐसे जो अदलिया मुखालिफ इक़दाम हो रहे हैं उनका मुहासबा करना चाहिए अदलिया को, कि एक सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा, वो ऑर्डर दे रहा है उनकी रिहाई के, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर पुष्ट डालकर अपना एक 3 MPO के साथ एक झूठा, बेबुनियाद और बेतुका इल्ज़ाम लगाकर उन्हें नुक्से अमन का ज़िम्मेदार करार देकर उन्हें फिर गिरफ्तार कर दिया। ये अफसोसनाक चीज़ें हैं। अदलिया इस मामले में अपना किरदार अदा करे, और इदारे अपनी साख बचाएँ, इस्तेमाल ना हों, क्योंकि ये जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ये आज है कल नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शिरात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।